हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूके में इंडिया का हाई कमिश्नर रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? तो गायत्री कुमार जी को, आप फोटो में देख लीजिए, गायत्री कुमार जी को यूके में इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ये रुचि घनश्याम जी की जगह लेंगी, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये 2 नाम और इंपॉर्टेंट हैं। जो रवीश कुमार जी हैं, इनको फिनलैंड में इंडिया का अम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और जो सीबी जॉर्ज हैं, इनको कुवैत में इंडिया का अम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि इन दोनों को अम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, हालांकि गायत्री कुमार को इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो क्या गायत्री कुमार जी डाउनग्रेडेड हैं? जी नहीं। मैं आपको बता दूं, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं, कॉमनवेल्थ मतलब जहाँ कभी भी ब्रिटिश एम्पायर रहा हो, यानी जो कंट्रीज़ कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी रही हो, वो कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हाई कमिश्नर अपॉइंट करती हैं। और बाकी जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर अम्बेसडर अपॉइंट होता है। तो इसीलिए गायत्री कुमार जी हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं। बाकी आपके रवीश कुमार जी फिनलैंड में और सीबी जॉर्ज जी कुवैत में इंडिया के अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। तो आप तीनों नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 3 जून को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। 31 मई को क्या था? वर्ल्ड नो टोबैको डे था, मैंने आपको बताया ही था। 1 जून को क्या था? वर्ल्ड मिल्क डे था। 2 जून को क्या हुआ? तेलंगाना दिवस यानी 6th फाउंडेशन डे था तेलंगाना का। अब है हमारा 3 जून और ये है वर्ल्ड बाइसिकल डे। देखिए, साइकिल का यूज़ करने के कारण हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कितना बेनिफिशियल होता है, इसके विषय में बताने के लिए यूनाइटेड नेशन हर वर्ष 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। इस बार ये डे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की बाइसिकल गर्ल या फिर साइकिल गर्ल भी कह सकते हैं, ज्योति कुमारी, जो अपने पिताजी मोहन पासवान को गुरुग्राम से लेकर दरभंगा लाई थी, जो कि बिहार में स्थित है। लगभग 1200 किलोमीटर का ट्रैवल किया था क्योंकि इनके पिताजी की पैर में चोट आ गई थी। तो वहाँ से लेके ये दरभंगा अपने घर तक पिताजी को साइकिल पे बिठा के लाई थी। तो इनको साइकिल गर्ल के नाम से फेमस कर दिया गया था। आपको याद होगा, इवांका ट्रंप ने ट्वीट भी किया था ज्योति कुमारी के विषय में। तो आप बाइसिकल गर्ल या फिर साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी का नाम जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बराक वैली किस स्टेट में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, बराक वैली बराक रिवर का एक पार्ट है जो असम में स्थित है। देखिए, बराक रिवर मणिपुर से बहते हुए असम से जाते हुए बांग्लादेश में जाती है और बराक वैली का निर्माण करती है। ये असम चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली बराक वैली में लैंडस्लाइड हुआ और 20 लोगों की मौत हो गई। तो इसीलिए बराक वैली चर्चा में यहाँ पर देखिएगा। देखिए, जब असम का नाम आया है तो मैं उसके साथ आप देख लीजिए, यहाँ मैप में मेघालय है। मेघालय को कल ही इंडियन गवर्नमेंट ने 175 करोड़ रुपए दिए हैं जल जीवन मिशन के लिए। इस समय इंडियन गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के लिए कई सारे स्टेट्स को रुपए दे रही है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए, और कल मैंने आपको बताया था ओडिशा को 812 करोड़ रुपीज़ ये दिए थे आपके जल जीवन मिशन के लिए। और आज फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 255 करोड़ रुपीज़ घोषित किए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो ये सारे स्टेट के आप डिफरेंट भले ही ना याद रखें, लेकिन एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, मेघालय के लिए 175 करोड़ रुपीज़ जल जीवन मिशन के अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश के लिए 255 करोड़ रुपीज़, और जो आपका 812 करोड़ रुपीज़ है ये आपका उड़ीसा के लिए है, और 445 करोड़ रुपीज़ ये छत्तीसगढ़ के लिए है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो आप ये सारे फैक्ट भी याद रखिएगा। बात करते हैं वापस असम की। तो असम में 20 लोगों की मौत हो गई है लैंडस्लाइड से। कहाँ पर? बराक वैली में। तो आप याद रखेंगे। बात करें अगर असम की, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं यहाँ के सीएम। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम अपने नेशनल पार्क, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है या मानस नेशनल पार्क है, उसके साथ साथ एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस है। असम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली असम में स्थित है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो रिसेंटली किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा दोनों लोगों ने मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। देखिए, इनॉग्रेट किया है, लॉन्च तो पहले ही कर दिया गया था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा जी ने खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम इनॉग्रेट कर दिया है। जो आपका खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम है, इसमें एथलीट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो खेलो इंडिया ई पाठशाला है ये इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम है। ये आप फैक्ट जरूर याद रखिएगा। इसमें टोटल 21 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन तरीके से। और मैंने आपको बता दिया, इनॉग्रेशन किया है किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा ने, और लॉन्च किया है इसको SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करें अगर 1984 में इसकी स्थापना हुई थी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और कुछ दिन पहले ही इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान जी, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी
2 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया गया है संदीप प्रधान जी को, तो आप याद रखेंगे। तो दिमाग में एक बात और आ रही होगी, तो क्या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अकेले ही लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को? जी नहीं, खेलो इंडिया यूथ जो ई पाठशाला है, इस प्रोग्राम को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरी बॉडी है NSF यानी नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ये जो आपके अर्जुन मुंडा हैं, आप एक बात से याद रखिएगा, ये ट्राइबल मिनिस्टर तो है ही हैं, साथ में इस समय आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, इसीलिए इन्होंने मिलकर किरण रिजिजू के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहाइंड द मास्क ये बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अब्दुल मन्नान जी के द्वारा लिखी गई है। पूरा नाम है मोहम्मद अब्दुल मन्नान, तो आप यहाँ देख लीजिए, मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी के द्वारा बिहाइंड द मास्क बुक लिखी गई है। इसमें जो भी लॉकडाउन पीरियड था उस दौरान उन्होंने जो भी रिसर्चेस किए थे उन सभी की जानकारी है इस बुक में। अभी ये बुक किंडले प्लेटफॉर्म पर और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ऑफलाइन अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कुछ दिन बाद में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप देखिएगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान बिहाइंड द मास्क बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है रिसेंटली किस कंट्री के पीएम और उनकी फैमिली कोविड-19 से इफेक्टेड हो गए? तो आर्मेनिया के पीएम रिसेंटली कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए हैं। इनका नाम आप यहाँ देख लीजिए, निकोल पाशिन्यान, ये आर्मेनिया के पीएम हैं। रिसेंटली ये और इनकी फैमिली सभी लोग जो है कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर बात करें आर्मेनिया की तो इसकी कैपिटल क्या है? येरवान। इसकी करेंसी आप जरूर याद रखिएगा, ड्रैम है इसकी करेंसी। और यहाँ के पीएम है निकोल पाशियान। एग्जाम में आपसे इनका नाम दिया होगा, या तो कंट्री पूछेगा या तो इनका नाम पूछेगा, तो आप याद रखिएगा। इसके पहले आप सभी को पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके थे। और अगर बात करें वर्ल्ड में पहला रॉयल बंदा जिसकी मौत हो गई थी कोरोना से, वो थी आपकी स्पेन की प्रिंसेस मारिया टेरेसा। ये स्पेन की प्रिंसेस थी और वर्ल्ड की पहली रॉयल पर्सन थी जिनकी कोरोना वायरस से मौत हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चंडीगढ़ चैप्टर के लिए AESI यानी कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आप याद रखिएगा, संजीव घुरेटिया जी जो एयर कमांडर हैं, इनको चंडीगढ़ चैप्टर के लिए AESI का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। हालांकि नेशनल लेवल पर AESI का प्रेसिडेंट कौन है? तो AS किरण कुमार, ये हैं नेशनल लेवल पर AESI के प्रेसिडेंट। तो आप इतना याद रखेंगे, जैसे आपका फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं सिटी वाइज, वैसे ही जो आपका AESI है इसके भी अलग अलग चैप्टर होते हैं। तो चंडीगढ़ चैप्टर के लिए रिसेंटली संजीव घुरेटिया जी को अपॉइंट किया गया है। ये जो है एयर कमांडर हैं। बात करें अगर AESI की यानी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, 1948 में जवाहरलाल नेहरू यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी और ये AESI के फर्स्ट चीफ पैटर्न भी बने थे। आप याद रखिएगा, मैंने बता दिया आपको, वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं AS किरण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवे का पहला आइसोलेशन वार्ड किस सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है? तो रिसेंटली न्यू दिल्ली में इंडियन रेलवे का पहला आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश किया गया है। टोटल 160 बेड्स का ये वार्ड है और 10 नॉन AC डिब्बे इसके लिए यूज़ किए गए हैं। इंडियन रेलवे ने पहले ही कोरोना वायरस के लिए प्रिपरेशन कर रखी थी। टोटल 5321 आइसोलेशन वार्ड्स बना रखे थे, हालांकि अभी तक कभी भी डिप्लॉय नहीं किए गए थे। तो अब पहली बार इंडियन रेलवे के आइसोलेशन वार्ड्स को डिप्लॉय कर दिया गया है न्यू दिल्ली में, आप याद रखिएगा। बात करें अगर इंडियन रेलवे की, तो हमेशा आप याद रखिएगा, इंडिया में पहली रेलगाड़ी 1853 में रन की गई थी। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से थाने के बीच। टोटल 34 किलोमीटर के लिए एक ट्रेन रन की गई थी। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है डेयरी सेक्टर्स के फार्मर्स के लिए KCC कैंपेन लॉन्च किया गया है। कितने फार्मर्स को कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने KCC कैंपेन लॉन्च किया है डेयरी सेक्टर्स के फार्मर्स को कवर करने के लिए। टोटल 1.5 करोड़ डेयरी सेक्टर के फार्मर्स कवर किए जाएंगे इसमें। तो आप याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस है उसके साथ मिलकर टोटल 1.5 करोड़ डेयरी सेक्टर के फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाएगा। जो आपका आत्मनिर्भर भारत है उसमें हमारी फिनांस मिनिस्टर ने 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का लक्ष्य रखा था, उसमें से 1.5 करोड़ डेयरी सेक्टर के फार्मर्स को दिए जाएंगे। देखिए अगले 2 माह में यानी 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक, इसी बीच में ये 1.5 करोड़ KCC डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आप याद रखिएगा, और जिन डेयरी वर्कर्स के पास पहले से ही KCC है आप उनकी याद रखिएगा KCC लिमिट बढ़ा दी जाएगी। यानी जैसे उनको 3 लाख तक का ही लोन लेना होता था पहले, तो अब उनको KCC लिमिट बढ़ा दी जाएगी उनकी। लेकिन एक शर्त है, जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है वो सिर्फ 3 लाख तक के ही लोन पर मिलेगा। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और ये स्कीम रन कौन कर रहा है? KCC कैंपेन स्कीम डेयरी सेक्टर फार्मर्स के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग किसके साथ मिलकर? डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस के साथ मिलकर। तो आप याद रखिएगा
और ये भी कोशिश की जा रही है जो आपका कोलेट्रल फ्री लोन 1.6 लाख तक है उसको डेयरी सेक्टर के लिए बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया जाए। हालांकि ये अभी जो है फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। इसको स्टार्टअप लिंक्स के द्वारा जारी किया गया है। तो स्टार्टअप लिंक्स यूएस में यानी अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित एक स्टार्टअप फर्म है जो हर वर्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी करती है। इंडिया की रैंकिंग 2019 में 17 थी, इस बार गिरकर हो गई है 23। टोटल 6 प्लेसेस का नुकसान हुआ है इंडिया को। तो आप रखिएगा इस बार का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 है इसमें इंडिया की रैंकिंग है 23rd। तो आप याद रखेंगे 6 प्लेसेस का नुकसान हुआ है लास्ट ईयर से। अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो यूएसए टॉप पर है, उसके बाद है आपका यूके और थर्ड नंबर पर है इजराइल। जो आपकी ये स्टार्टअप रैंकिंग होती है इसमें टोटल 4 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट। 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। इसी के आधार पर टोटल रैंकिंग की जाती है। इस बार की रैंकिंग टोटल 100 कंट्रीज़ की 1000 सिटी में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके आधार पर की गई। इंडिया से जो है बेंगलोर ने टॉप किया है, इसकी रैंक है 14। हालांकि लास्ट ईयर से इसकी रैंक में डिक्रीज देखा गया है। न्यू दिल्ली की रैंक है 15। इसके अलावा मुंबई और हैदराबाद टॉप 100 सिटी में शामिल हैं, यानी टोटल 4 सिटीज़ इंडिया की शामिल हैं टॉप 100 में। तो आप याद देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NIIFL और आर्यन पावर ने सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर साइन किए हैं। तो सोलर एनर्जी सेक्टर में साथ काम करने के लिए NIIFL और आर्यन पावर कंपनी ने रिसेंटली इरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साइन किए हैं। तो आप देखिएगा इरकॉन इंडियन रेलवे का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। NIIFL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ये और आर्यन पावर मिलकर अब इरकॉन के साथ काम करेंगे सोलर एनर्जी सेक्टर में। इंडिया का लक्ष्य क्या है, 2022 तक इंडिया को टोटल 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, जिसमें से आपका 100 गीगावाट सोलर एनर्जी सेक्टर से होगा। तो इसके लिए इरकॉन ने NIIFL और आर्यन पावर के साथ MOU पर साइन कर दिया है। इरकॉन मैंने अभी आपको बताया इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें उसके सिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल बेड्स और वेंटिलेटर्स की जानकारी होगी। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने कोरोना यानी दिल्ली कोरोना नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इसमें दिल्ली के जितनी भी सिटी हॉस्पिटल्स हैं उनमें अवेलेबल बेड्स और वेंटिलेटर्स की जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 6731 बेड्स अवेलेबल हैं, साथ ही 302 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मोबाइल पे ही मिल जाएगी ताकि आपको भागना दौड़ना ना पड़े। तो आप याद रखिएगा दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। एक्चुअली CM जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने ये ऐप लॉन्च कर दिया है। इसमें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा। दिल्ली इस समय एक बात से और चर्चा में है क्योंकि जो दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया है और उनकी जगह पर बीजेपी का नया दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है आदेश कुमार गुप्ता को। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, शायद किसी एग्जाम में पूछ लें, आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है मनोज तिवारी की जगह पर। फॉर्मर इंडियन आर्चर कोच जयंती लाल ननोमा जी का निधन हो गया रिसेंटली। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। रिसेंटली एक रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। ये तीरंदाजी से संबंधित है यानी आर्चरी से। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये फोटो मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये एक और लोग हैं जिनका निधन हो गया। ये लद्दाख से बिलोंग करते थे। इनका नाम मैं आपको बता दूँ, इनका नाम है पी नामग्याल। ये कांग्रेस से MP सेलेक्ट हुए थे कई बार नाम आपके लद्दाख से। और इसके अलावा ये जाने माने सोशल वर्कर थे और फेमस एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो आप याद रखिएगा पी नामग्याल जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, 3 बार MP रह चुके थे, लद्दाख के रहने वाले थे पी नामग्याल जी, इनका भी निधन हो गया। और जयंती लाल जी आपके आर्चर सेक्टर यानी तीरंदाजी से रिलेटेड थे और राजस्थान के रहने वाले थे, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है फिल्म मीडिया यूनिट्स के रेशनलाइजेशन और मर्जर पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। आपको बताना है उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे। तो बिमल जुल्का जी इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। फिल्म मीडिया यूनिट्स के मर्जर और रेशनलाइजेशन पर एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे बिमल जुल्का जी। रिसेंटली इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जो मिनिस्टर हैं इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कौन, प्रकाश जावड़ेकर जी, इनको इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। देखिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इनको मर्ज कर देना चाहिए और टोटल एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। उसके नीचे 4 बोर्ड होने चाहिए। वो 4 बोर्ड किससे रिलेटेड होना चाहिए इन्होंने बताया है रिपोर्ट में। तो 4 बोर्ड होने चाहिए। पहला प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा फेस्टिवल से रिलेटेड होना चाहिए, तीसरा आपका हेरिटेज से रिलेटेड होना चाहिए और चौथा नॉलेज से। तो इन 4 बोर्ड्स के विषय में सजेस्ट किया है बिमल जुल्का जी ने। तो आप देखिएगा एक्सपर्ट कमेटी ऑन रेशनलाइजेशन एंड मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स,
जो कमेटी थी बनाई थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बिमल जुल्का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को उसकी पहली R&D लैब विद कोविड-19 फैसिलिटी प्राप्त हुई है, जो कि NEIST कैंपस में स्थित होगी। NEIST मतलब नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस असम में स्थित है। यहाँ पर स्टेट की पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब स्थापित की गई है, और साथ ही यहाँ पर कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। देखिए, इसको आप कोविड-19 टेस्टिंग लैब से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोविड-19 टेस्टिंग लैब असम में पहले ही स्थापित की जा चुकी है। और सही बात यह है कि असम नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट था जहाँ पे कोविड-19 टेस्टिंग लैब स्थापित की गई थी। ये R&D लैब है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या कोविड-19 उन सबसे रिलेटेड। तो आप याद रखिएगा, असम को पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब मिल गई है कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और जो ये NEIST कैंपस है, यानी नेशनल नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक शाखा है। अगर बात करें CSIR की, तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हमेशा जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR के? तो शेखर C मांडे इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जब 1942 की बात आ गई है, जबकि आपके CSIR की स्थापना हुई थी, तो दो बातें मैं आपको बता दूं। क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में भारत आया था। इसके अलावा 8 अगस्त 1942 को ही आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ पर? मुंबई के गोवलिया टैंक चौक मैदान से डू और डाई के नारे के साथ महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत की थी 8 अगस्त 1942 को। तो 1942 से रिलेटेड ये 3 घटनाएं आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशात हुसैन वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी SSE को फॉर्म किया गया था किस रेगुलेटिंग बॉडी के द्वारा? तो रिसेंटली सेबी ने, देखिए लास्ट ईयर सेबी ने इशात हुसैन वर्किंग ग्रुप बनाया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2019 और 20 में सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया था बजट में। इन्होंने कहा था जो भी सोशल इंटरप्राइजेज हैं और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए था। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रिकमेंडेशन के लिए सेबी ने, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशात हुसैन पैनल बनाया था। तो रिसेंटली इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, और इशात हुसैन पैनल ने कहा है कि जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको ऑटोमेटिक तरीके से लिस्ट हो जाना चाहिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज की क्या गाइडलाइंस होंगी, आने वाले फ्यूचर में ये जारी होंगी। हालांकि आप इशात हुसैन पैनल जरूर याद रखिएगा, और सेबी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनाया गया था। बात करें अगर सेबी की, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर सभी को पता है मुंबई में होगा। चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी जी हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस इंडियन बैंक ने माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए सेपरेट वर्टिकल बनाया है? तो रिसेंटली SBI ने अनाउंस किया है कि वो माइक्रो क्रेडिट के लिए एक सेपरेट वर्टिकल बनाएगी। इसमें क्या होगा मैं बता दूं, जितने भी माइक्रो मार्केट्स हैं या फिर फिनेंशियल इंक्लूजन हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। और फिनेंशियल इंक्लूजन में होता क्या है, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फिनांस का। तो आप याद रखिएगा, न्यू वर्टिकल जो आपके SBI ने बनाया है, इसमें मोस्टली एग्रीकल्चर, जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर की, और उसके साथ साथ जो आपका MSE यानी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, इस सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। और उसके लिए जो SBI है वो अपनी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ की 8000 ब्रांचेस पर फोकस करेगा, ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके एग्रीकल्चर और जो आपका SME सेक्टर है। तो दोनों के लिए माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए सेपरेट व्हीकल बनाया गया है SBI के द्वारा। तो आप याद रखेंगे। बात करेंगे SBI की, तो 1921 में इंपीरियल बैंक बनाई गई थी, जो आपकी बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी। इनकी बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई थी, जिसको 1955 में बदलकर SBI कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन है इसके रजनीश कुमार। इन्होंने रिसेंटली माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, यानी छोटे लेवल के लोन प्रोवाइड करने के लिए सेपरेट वर्टिकल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने विलेज लेवल पर स्वास्थ्य मित्रास का अपॉइंटमेंट किया है? तो रिसेंटली राजस्थान सरकार ने विलेज लेवल पर स्वास्थ्य मित्रों को अपॉइंट किया है। जो इनका निरोगी राजस्थान कैंपेन है, उसके अंतर्गत
फ्री यानी कि बिना किसी फीस के इन स्वास्थ्य मित्रास को अपॉइंट किया जाएगा। और पर्पस क्या है, ये किसी भी तरह से किसी भी तरीके के एडिक्शन से लोगों को छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। चाहे आपका मोबाइल का एडिक्शन हो, चाहे सिगरेट का एडिक्शन हो, किसी भी तरीके का एडिक्शन होगा तो स्वास्थ्य मित्रास उसमें आपकी हेल्प करेंगे। राजस्थान सरकार ने अपॉइंट कर दिया है विलेज लेवल पर। और कोई भी बंदा स्वास्थ्य मित्र बन सकता है, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए और उसकी एज 40 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। ये 2 क्राइटेरियाज हैं। राजस्थान की बात करें तो सीएम है अशोक गहलोत जी, गवर्नर है कलराज मिश्र जी। राजस्थान की 3 सिटीज़ बहुत फेमस हैं। पहले तो कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और यूनेस्को की 38th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। इसके अलावा सेकंड सिटी है इसकी जोधपुर, जहाँ पर राजस्थान का हाई कोर्ट है। थर्ड सिटी है इसकी जैसलमेर, जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राजस्थान का केवला देव नेशनल पार्क बहुत फेमस है, जो आपके भरतपुर में है। इसको केवला देव बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन। आप सभी लोगों ने जवाब सही दिया था, और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब सही देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।